जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में संघीय व्यवस्था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था होता है, यानी जो कई स्तर की सरकारें समूह बनाकर शासन करती है, वो कैसे करती है। यानी दोस्तों कि भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि जो भारत में संघीय व्यवस्था है, यानी जो समूह बनाकर, यानी दो या दो से अधिक सरकारें समूह बनाकर जो शासन करती है, वही होता है संघीय व्यवस्था। लेकिन भारत में जो दो या दो से अधिक सरकारें समूह बनाकर शासन करती है, वो कैसे करती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है। दोस्तों इसको जान लीजिएगा। जो भारतीय संघ, यानी जो बोला जाता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी भारत संघ है, तो कहा जाता है कि भारतीय संघ है, उसका गठन संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर किया गया है। जो हमारे देश में लागू है संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ कई स्तर की सरकारें समूह बनाकर शासन करती है, वही होता है संघीय व्यवस्था। तो जो भारतीय संघ का जो गठन किया गया है, वह संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है। ये हो गया दोस्तों क्लियर। अब हम लोग चलते हैं दूसरी हेडिंग की ओर। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे सूची के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके मध्य बांटा गया है विधायी अधिकारों को 3 भागों में, जिसे हम सूची के नाम से जानते हैं। वही कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम सूची के नाम से जानते हैं। दोस्तों तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वो 3 सूची है कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, पहला सूची है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। दोस्तों पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो देखिए, जो केंद्र सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो क्या होता है। देखिए, सूची का अर्थ होता है लिस्ट। दोस्तों इसको लिस्ट के नाम से जानते हैं सूची को इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों, पहला है प्रतिरक्षा, दूसरा है विदेशी मामले, तीसरा है बैंकिंग, चौथा है संचार और पांचवा है मुद्रा। दोस्तों, जो कानून बनाने का अधिकार होता है, यदि पूछा जाए कि जो केंद्र सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, यानी जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सूची आती है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो दोस्तों उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। आसानी से याद कर सकते हैं कि केंद्र सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र सरकार का होता है। यानी पूछा जाए कि जो केंद्र सूची के अंतर्गत विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। देखिए दोस्तों, इसमें 97 विषय आते थे जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो इसके अंतर्गत जो विषय आते थे वह 97 विषय आते थे 97, और अब वर्तमान समय में 100 हो गए, यानी 100 विषय हो गए हैं वर्तमान समय में। दोस्तों वर्तमान समय में 100 विषय हो गए हैं। तो देखिए, हम लोग देख लिए केंद्र सूची यानी प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सूची है तो केंद्र सरकार का। और जो संविधान लागू हुआ था तो इसमें कुल विषय थे 97, लेकिन वर्तमान समय में 100 विषय हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं राज्य सूची की ओर। दोस्तों देखिए, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि, सिंचाई। पुलिस आता है, व्यापार आता है, वाणिज्य आता है, कृषि आता है, सिंचाई आता है। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार इसको
राज्य सरकार कानून बनाती है, यानी जो राज्य सूची है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सूची को है। यानी जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। दोस्तों 66 विषय थे, 66 विषय थे जब हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन वर्तमान समय में 61 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय 66 विषय थे, लेकिन जो वर्तमान समय में है इस समय 61 विषय हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान लिए कि जो केंद्र सूची में होता है, जो केंद्र सूची में जो विषय आते हैं उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है। और जो राज्य सूची है उस पर जो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची देखिए, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना आदि। दोस्तों शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में इस पर देखिए, इस पर जो बनाया जाता है, जो अधिकार होता है इस पर दोनों का होता है। देखिए जो समवर्ती सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकार को होती है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है। दोस्तों दोनों का होता है। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे मामलों में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। दोस्तों यदि मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है कि इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ सकता है जिसमें ये दोनों में कानून बनाने का अधिकार है, इसमें विवाद हो जाए कि नहीं ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा, इसको ले लीजिए, इसको ठीक रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो उन दोनों में यदि आपसी विवाद आ जाए तो उस समय जो केंद्र सरकार निर्णय लेगा वही मान्य होगा। दोस्तों उस समय जो केंद्र सरकार निर्णय लेगा वही मान्य रहेगा। यानी किसी मुद्दे पर यदि बताया जाए कि इसको भी इस सूची के अंतर्गत रख लिए जाए, इसको भी इस सूची के अंतर्गत रख लिए जाए, लेकिन उन दोनों में उसी पर बहस हुई और उन दोनों में उसी पर बहस हो गई, तो उसमें जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उसमें जो इसमें फैसला लेगा वो केंद्र सरकार लेगा और केंद्र सरकार का लिया हुआ फैसला ही मान्य होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें 47 विषय थे जब हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन वर्तमान समय में 52 विषय हो गए हैं। वर्तमान समय में 52 विषय हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार और नजर डालते हैं। देखिए केंद्र सरकार में जो कानून बनाने का अधिकार था, सॉरी दोस्तों, जो केंद्र सूची में कानून बनाने का अधिकार था उस किसका था, तो केंद्र सरकार। केंद्र सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का। दोस्तों इसमें विषय थे 97 से 3 बढ़े तो 100 हो गए। इसमें थे 66, इसमें 5 घट गए तो 61 हो गए। इसमें 47 थे और 52 हो गए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ विशेष राज्यों को भारत में कुछ विशेष राज्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। कुछ विशेष राज्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर। दोस्तों जैसे कि जम्मू कश्मीर, देखिए जो जम्मू कश्मीर है वो उसको एक विशेष राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ विशेष राज्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, कुछ विशेष राज्य को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। तो देखिए दोस्तों, देखिए हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य है और वहाँ का संविधान भी अलग है। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का संविधान अलग है और यहाँ पर प्रावधान भी है कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद नहीं सकता है, वहाँ की मकानें खरीद नहीं सकता है, वहाँ पर घूमने जाने के लिए कमाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अस्थायी रूप से रह नहीं सकता है। दोस्तों
यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए हम जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो वहाँ का देखिए प्रावधान है कि हम यहाँ से जाएंगे, रह लेंगे, लेकिन हम सोचेंगे कि यहाँ पर मकान ले जाए, यहाँ के निवासी बन जाए, तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, वही कह रहा है कि कुछ विशेष राज्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी जो भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर, उसको विशेष राज्य प्राप्त है। वहाँ का प्रावधान है कि आप वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप जमीन खरीद नहीं सकते, वहाँ पर मकान बना नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे ही होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश इतने छोटे होते हैं कि उनको किसी राज्य में मिलाना असंभव है, संभव नहीं है दोस्तों, संभव नहीं है, असंभव है। देखिए केंद्र शासित यानी केंद्र शासित का मतलब होता है जिस राज्य पर, जिस क्षेत्र पर, देखिए दोस्तों, देखिए इसको पढ़िए, आराम से आ जाएगा। केंद्र शासित का मतलब क्या होगा, वो खुद बता रहा है केंद्र शासित। बस आप शब्दों पर देखेंगे, शब्दों पर फोकस करेंगे तो आपको आ जाएगा। केंद्र शासित यानी जो क्षेत्र केंद्र द्वारा शासित हो। देखिए दोस्तों, जो क्षेत्र केंद्र द्वारा शासित हो वही होता है केंद्र शासित। यानी जिस क्षेत्र पर केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता है वही होता है केंद्र शासित। केंद्र और शासित, देखिए इसमें आया है केंद्र यानी सेंटर। देखिए शासित यानी जो क्षेत्र केंद्र द्वारा शासित हो उसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर यदि केंद्र द्वारा शासन किए जा रहे हैं तो वही होगा केंद्र शासित। यानी केंद्र द्वारा शासित यानी यहाँ पर केंद्र द्वारा सरकार चलाया जाता है, केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानून की देखरेख कौन करता है, न्यायपालिका करती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान है यानी जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे जो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, संवैधानिक जो प्रावधान है यानी संवैधानिक दस्तावेज है। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार जो हम लोग का प्रावधान है और जो कानूनों की देख रेख करती है, संविधान के अंतर्गत बनाए गए हैं जो कानून, उनकी जो देख रेख करती है वो कौन करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। दोस्तों न्यायपालिका होता है न्याय दिलाना। दोस्तों न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय दिलाना। देखिए दोस्तों, संवैधानिक प्रावधानों और कानून की देख रेख कौन करता है, न्यायपालिका करता है। देखिए दोस्तों, यदि शक्तियों के बंटवारे में कोई विवाद हो जाए, मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य यदि शक्तियों के बंटवारे में विवाद हो जाए, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। जो फैसला होता है उन लोग का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, और जो फैसला होता है वही मान्य होता है। मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य आपसी विवाद हो जाता है, या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य सत्ता के बंटवारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, या उनके शक्तियों के बंटवारे में कोई आपसी विवाद हो जाता है, तो उन दोनों का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उन दोनों का जो फैसला होता है वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो देखिए दोस्तों, शक्तियों के बंटवारे में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह फैसला होता है। यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में फैसला होता है और जो ये फैसला लेते हैं वही मान्य होता है। दोस्तों आज की वीडियो यही थी हम लोगों का कि भारत में संघीय व्यवस्था देखिए कि जो भारतीय संघ का गठन हुआ है संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसको हम सूची के नाम से जानते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची था उस विषय पर, जो केंद्र सूची के अंतर्गत विषय आते थे उस पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार को था। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते थे उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को था, और जो समवर्ती सूची था उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का था। दोस्तों अभी इसके बाद पढ़े कि विशेष राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त है। जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ का प्रावधान है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मकान नहीं बना सकते हैं, वहाँ पर जमीनें नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश था। जो केंद्र शासित प्रदेश यानी ये छोटे हैं, जो स्वतंत्र रूप से किसी राज्य में विलीन नहीं कर सकते हैं, इनको विलीन करना असंभव है, वही कर रहा है। केंद्र शासित यानी जो केंद्र शासित यानी केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता है। जिस क्षेत्र में केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की देखरेख कौन करता है? हमारी न्यायपालिका करती है। जो कानूनों की देखरेख है और संविधान के अनुसार जो प्रावधान दिए गए हैं, जो हमारे संविधान में प्रावधान है, जो हमारे संविधान में दस्तावेज हैं, उसकी देखरेख कौन करती है? न्यायपालिका करती है। यदि शक्तियों के बंटवारे में कोई विवाद हो जाए तो उस समय जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होता है, और जो वो फैसला लेता है वही मान्य होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।